तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कल हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की थी, आज करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है नॉर्मलाइजेशन का, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 3 पेज में जाके खत्म होगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जिसकी रह गई उसको कभी समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। और क्वेश्चन ये मान लो 101% आता ही आता है। ओके, तो शुरू करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फॉर ए टेबल टू बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म इट मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। अब कल हमने पढ़ा था ना कि भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए एक टेबल को 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इसी तरह एक टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब कहा जाएगा जब वो निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करता हो। पहली शर्त तो क्या है कि वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या नई राम कहानी आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी। अब जो है आगे के 3 पेज इसी महाभारत पे चलेंगे। ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, डेफिनेशन तो खत्म होगी, एग्जाम में इतना ही लिखना है अगर आ जाए तो। व्हाट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ जाए तो, अगर 2 नंबर में आ जाए तो इतना बहुत है। तुमने बता दिया कि भाई वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो पूछ ले कि एक्सप्लेन सेकंड नॉर्मल फॉर्म विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सिर्फ वही दे पाएगा, एग्जाम्पल के साथ वही समझा पाएगा जो ये 3 पेज ढंग से पढ़ेगा। उसी को ये समझ में आएगा पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या, वरना रटने वाले रट सकते हैं कि सेकंड शर्त क्या है, देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब चलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी की महाभारत पे। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड पार्शियल डिपेंडेंसी। चलो समझते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपेंडेंसी इन ए टेबल। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई पार्शियल डिपेंडेंसी पहले ये देखते हैं डिपेंडेंसी क्या होती है एक टेबल के अंदर, ठीक है। देखो, डिपेंड होना यानी निर्भर होना, ठीक है। वही चीज टेबल के रूप में समझेंगे। एक हमने यहां देखो टेबल बनाया है बेटा, एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। इसमें फील्ड कौन कौन सी हैं, फील्ड यानी कॉलम नेम, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जिस आईडी से पहचाने जाएंगे। रोल नंबर भी जैसे आईडी होती है एक यूनिक, नेम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच और एड्रेस, इसमें चाहे कुछ भी भरा हो, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा मैंने, ये समझ लो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 10, 11, 12 आईडी नंबर होगी, नेम हो गए स्टूडेंट्स के। 10 आईडी किसकी है, ए कौन की, 11 बी कौन की और 12 सी कौन की। अब देखो इस टेबल में एक चीज ध्यान से, जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की एंड विल बी यूनिक फॉर एवरी रो, ठीक है। ऐसा कॉलम, ठीक है, ऐसा कॉलम जिसमें सब कुछ यूनिक हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट आईडी जो है इस टेबल में, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की का काम करेगी। प्राइमरी की वो होती है जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके टेबल में, यानी कि किसी रो को अलग से पहचान दिला सके। अब जैसे 11 नंबर है, ये 11 नंबर आईडी है, ये किस रो की डिटेल को अलग से पहचान दिला सकती है, इस रो की डिटेल को, इस रो जो ये बी कौन की डिटेल होगी ना, इसको अलग से पहचान दिलाती है इस टेबल में 11 नंबर आईडी। 10 नंबर आईडी ए कौन की डिटेल को अलग से पहचान दिला सकती है, ठीक है। हमने नेम जो है प्राइमरी की क्यों नहीं बनाई, ठीक, क्यों नहीं बनाई, क्या पता 2 स्टूडेंट्स का कोई एक ही नाम निकला है आगे, ठीक है। सी कौन के बाद क्या पता है क्लास में एक और बच्चे का नाम ए कौन हो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर हमेशा अलग होते हैं, इसलिए क्लास में पहचान नाम की बजाय रोल नंबर से अच्छे तरीके से की जा सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होगी, जो ऐसा कॉलम जो उस टेबल में किसी रो को अलग से पहचान दिला सके, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
Hence we can say primary key is the column which can uniquely identify each record in table. ठीक है, ये वही बात होगी। अब देखो एक चीज, आई कैन आस्क, मैं पूछ सकता हूं ब्रांच नेम ऑफ स्टूडेंट विद स्टूडेंट ID 10 एंड आई कैन गेट इट। ये बोल रहा है कि अगर मैं स्टूडेंट ID जिसकी 10 है, जिसकी स्टूडेंट ID 10 है, उसकी ब्रांच नेम निकालना चाहूं तो इजीली आराम से निकाल सकता हूं, यहां मिलेगी वो। ठीक है, ब्रांच नेम 10 नंबर वाले की, इसी तरह 11 नंबर वाले की यहां मिलेगी। ठीक है, वो बोल रहा है मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली इफ आई आस्क, अगर इसी तरह मैं पूछूं फॉर नेम ऑफ स्टूडेंट विद स्टूडेंट ID 10 और 11 आई विल गेट इट। फिर वो पूछ रहा है कि अगर मैं 10 और 11 वाले का नाम पूछूं तो वो भी पता चल जाएगा मेरे को, 10 वाले का ए कौन है, 11 का बी कौन है, अलग से पहचान हो जाएगी। ठीक है, वो भी मैं निकाल सकता हूं। सो ऑल आई नीड इज स्टूडेंट ID। तो बोल रहा है कि तो मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, इस टेबल में स्टूडेंट ID का पता हो अगर मेरे को किसी चीज का, तो मैं हर चीज निकाल सकता हूं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस टेबल का हर एक जो कॉलम है, हर एक जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, इस वाले कॉलम पे, स्टूडेंट ID पे। ठीक है, अगर हमको स्टूडेंट ID पता है तो हम उसकी कोई भी डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे 11 नंबर वाले का अगर एड्रेस निकालना हो तो निकाल सकते हैं, भाई 11 नंबर हमको पता है ये रहा और इसका एड्रेस ये रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, जो बाकी ये कॉलम है, इन कॉलम में जो डाटा है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच, एड्रेस, हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये चारों कॉलम किस पे डिपेंड हो गए, स्टूडेंट ID पे। इसको बोलते हैं बेटा डिपेंडेंसी। स्टूडेंट ID इस टेबल में प्राइमरी की थी। ठीक है, यानी कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, अलग से पहचान करे किसी रिकॉर्ड को टेबल के अंदर। अब ये स्टूडेंट ID के ऊपर डिपेंड हो गए ये चारों कॉलम। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको तो बोलते हैं बेटा डिपेंडेंसी। अब हमने डिपेंडेंसी देख लिया, डिपेंडेंसी क्या होती है एक टेबल के अंदर, यानी कि किसी एक कॉलम के ऊपर डिपेंड होना डाटा निकालने के लिए। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंसी। अब चलो आगे, अभी तक हमने एक ही टेबल पढ़ा है, स्टूडेंट टेबल। अब चलते हैं आगे बेटा एक बार, लेट्स क्रिएट अनदर टेबल फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए एक और टेबल बनाते हैं, सब्जेक्ट टेबल नाम से, विच विल हैव सब्जेक्ट ID एंड सब्जेक्ट नेम फील्ड्स एंड सब्जेक्ट ID विल बी द प्राइमरी की। ठीक है, यहां पे क्या किया, सब्जेक्ट टेबल बना दिया एक। आप पीछे वाला भूल जाओ, अब चलते हैं सब्जेक्ट टेबल पे। इसी तरह हर सब्जेक्ट की फिजिक्स को 1 नंबर दे दिया, केमिस्ट्री को 2 नंबर, मैथ्स को 3 नंबर। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट ID, ये हो गया सब्जेक्ट नेम। ठीक है, नाउ वी हैव 2 टेबल्स। अब हमारे पास 2 टेबल हैं, स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, एंड सब्जेक्ट टेबल विद सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, और सब्जेक्ट टेबल है जिसमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। लेट्स क्रिएट अनदर टेबल स्कोर। अब हमने एक और जो है टेबल बनाया है, तीसरा टेबल आ गया है लास्ट, स्कोर नाम से। ठीक है, टू स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। अब इस टेबल में हम क्या डालेंगे, जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। वी विल ऑल्सो सेव नेम ऑफ टीचर हु टीचेस दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को किसने पढ़ाया है, उस सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिखेंगे मार्क्स के साथ, जैसे लिखा हुआ है देखो स्कोर ID। ठीक है, यानी कि 1 नंबर जो स्कोर ID है वो किसकी है, उसकी है जिसकी स्टूडेंट ID 10 हो, और उसने 1 नंबर सब्जेक्ट में 70 मार्क्स लिए हैं, और वो ये 1 नंबर सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिकल का। तो फिजिकल का टीचर कौन हो गया, फिजिक्स का टीचर कौन हो गया, फिजिक्स टीचर। समझ गए इस टेबल को कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने अभी पढ़ के दिखाया कि 2 नंबर जो स्कोर ID है, इस टेबल में जो 2 नंबर रो है स्कोर ID, वो किसकी है, वो उसकी है जिसकी स्टूडेंट ID 10 हो, और उसने 2 नंबर सब्जेक्ट में 75 नंबर लिए, और टीचर का नाम है केमिस्ट्री टीचर। अब तुम ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो 2 बार आई हुई है ये 10-10, ये क्यों आया हुआ है,
कि ये 10 तो है 1 नंबर सब्जेक्ट के लिए मार्क्स चढ़ाने के लिए, और ये 10 नंबर है 2 नंबर सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, तुम्हारे पास 5 5 6 6 सब्जेक्ट होते हैं तो सभी के नंबर चढ़ाने पड़ेंगे, तो तुम्हारे रोल नंबर भी तो बार बार लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है मेन जो बिल्कुल जड़ है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, इन द स्कोर टेबल वी आर सेविंग स्टूडेंट आईडी टू नो विच स्टूडेंट मार्क्स आर दीज। ठीक है, हमने स्टूडेंट आईडी इस टेबल में क्यों सेव करी है, क्यों बनाया है, ताकि हमको ये पता चले कि भाई ये किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट आईडी इस टेबल में क्यों ऐड करी, ताकि ये पता चले कि उस स्टूडेंट के ये किस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी का काम तो हो गया ये बताना कि भाई किस स्टूडेंट के हैं, और सब्जेक्ट आईडी का काम क्या हो गया, ये बताना कि किस सब्जेक्ट के हैं। अब देखो सी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये। इफ आई आस्क टू गेट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विद स्टूडेंट आईडी 10, अगर मेरे को कोई पूछे कि स्टूडेंट आईडी जिसकी 10 है उसके मार्क्स बताओ, कैन यू गेट इट फ्रॉम टेबल, क्या तुम टेबल से निकाल सकते हो? बहुत बड़ा नो। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज यू डोंट नो फिर विच सब्जेक्ट। उसने तुमको स्टूडेंट आईडी तो बता दी कि भाई 10 नंबर वाले की, लेकिन तुमको ये तो नहीं बताया कि सब्जेक्ट कौन सा। ठीक है, अब जैसे तुम कहोगे, मान लो तुमको ध्यान नहीं रहा, तुमको किसी ने बोल दिया भाई 10 नंबर वाले के मार्क्स निकाल दे, तुम भागे भागे गए टेबल में देखा, अरे यहाँ तो 2 हैं 10 नंबर, क्योंकि एक के जो फिजिक्स के मार्क हैं 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर केमिस्ट्री के हैं। अब उसने पता नहीं कौन से पूछे हैं, इसलिए बहुत बड़ा नो, नहीं निकाल सकते क्योंकि तुमको सब्जेक्ट नहीं बताया उसने। एंड इफ आई गिव यू सब्जेक्ट आईडी ओनली, अगर खाली सब्जेक्ट आईडी दूं तो क्या तुम निकाल पाओगे? फिर से बहुत बड़ा नो। अगर मान ले तुमको ये सिर्फ वो ये दे दे कि सब्जेक्ट आईडी 3 यानी कि मैथ्स के नंबर निकाल के लाओ, तुम भागे भागे जाओगे, फिर तुम देखोगे यार यहाँ तो 3 भी 2 बार है, फिर तुमको ये नहीं पता लगेगा भाई सब्जेक्ट आईडी 3 के तो निकालने हैं, यानी मैथ्स के तो निकालने हैं, लेकिन किस स्टूडेंट के, भाई 11 नंबर स्टूडेंट के या 12 नंबर के, इसलिए फिर से बहुत बड़ा नो। तो तुम एक चीज समझ गए, इस टेबल से डाटा निकालने के लिए तुमको स्टूडेंट आईडी भी चाहिए, सब्जेक्ट आईडी भी। दोनों में से अगर एक भी कम होगा तो बात नहीं बनेगी। तो 2 प्राइमरी की होगी इस टेबल के लिए, समझ गए ना, 2 प्राइमरी की। और जब 2 प्राइमरी की जुड़ जाएं तो उनको बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, टुगेदर एक साथ स्टूडेंट आईडी प्लस सब्जेक्ट आईडी फॉर्म्स में बना लिया एक कैंडिडेट की फॉर दिस टेबल। ठीक है, अब कैंडिडेट की बन गई है, यानी कि इस टेबल में से डाटा निकालने के लिए जो बाकी कॉलम हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे? कैंडिडेट की। प्राइमरी की नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि हमको डाटा निकालने के लिए 2 कॉलमों की जरूरत है, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी। अब चलो आगे, नाउ लुक एट स्कोर टेबल। अब फिर से स्कोर टेबल पे देखो, ठीक है, इस पे देखते रहना। एक इसमें टीचर नाम का जो है कॉलम, ठीक है, टीचर नाम का कॉलम है ये वाला। ठीक है, हमने ये तो बोल दिया कि इस टेबल में जो बाकी कॉलम हैं वो सभी कैंडिडेट की पे निर्भर करेंगे डाटा देने के लिए, यानी कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी दोनों चाहिए। लेकिन अगर हम इस टीचर वाले कॉलम को देखें, इसके लिए हम स्टूडेंट आईडी का क्या काम है? ये टीचर वाला कॉलम तो सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, 1 नंबर होगा तो फिजिक्स टीचर, 2 नंबर होगा तो केमिस्ट्री टीचर, 3 नंबर होगा तो मैथ्स टीचर। इस टीचर वाले कॉलम का इसके साथ क्या रिलेशन है स्टूडेंट आईडी के साथ? स्टूडेंट कोई भी हो, समझे? तो यहां पे बात आती है कि भाई ये टीचर वाला कॉलम तो जो है इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये तो खाली सब्जेक्ट आईडी पे करता है। ठीक है, तो ऐसी समस्या आ जाए, समझ गए? अब तुम समझोगे पार्शियल डिपेंडेंसी। हेंस द कॉलम टीचर्स नेम, जो एक कॉलम है टीचर्स नेम, ओनली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है,
यानी कि सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करता है, एंड हैज नथिंग टू डू विद स्टूडेंट आईडी, और इसका स्टूडेंट आईडी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर कोई कॉलम, ध्यान से सुनना, अगर कोई कॉलम जैसे यहाँ पे टीचर कॉलम है, कैंडिडेट की में से, कैंडिडेट की यानी कि जो दो प्राइमरी की से बनी है, उनमें से सिर्फ किसी एक पे ही डिपेंड करे, उसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल माना आधा अधूरा, यानी कि आधा अधूरा डिपेंड होना। यानी कि यहाँ पे जैसे टीचर जो कॉलम है वो उन दोनों पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पे नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, वेर ए कॉलम इन ए टेबल डिपेंड्स ओनली ए पार्ट ऑफ प्राइमरी की, यानी कि उन दोनों में से, उन दो प्राइमरी की में से एक पार्ट पे डिपेंड हो, नॉट ऑन होल की, और पूरी पे ना हो। ठीक है, अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? नाउ हाउ टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे दूर करेंगे? हम एक काम करते हैं, जो स्कोर टेबल में टीचर वाला कॉलम था ना, लास्ट में यहां था ये, इसको हमने उठा के सब्जेक्ट वाले जो टेबल था उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे जो स्कोर टेबल में हमने वो शर्त पूरी कर दी कि भाई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, फुल डिपेंडेंसी बन गई स्कोर टेबल में। ठीक है, समझ गए? ये था सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी महाभारत हमने क्यों समझी? हम पार्शियल डिपेंडेंसी समझने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे आएगा? अगर एग्जाम्पल आ भी जाए तो एक तो डेफिनेशन लिखनी है, और क्या करना है, एक बार तो ये स्कोर टेबल इस टीचर कॉलम के साथ बना के दिखा दे यहाँ पे, और फिर बता दे कि भाई जो टीचर कॉलम है ये जो है सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट आईडी पे नहीं करता, इसलिए ये शर्त पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। फिर सब्जेक्ट टेबल के साथ उस टीचर वाले कॉलम को ऐड करके दिखा दे कि अब हमने पार्शियल डिपेंडेंसी दूर कर दी है। नाउ जो स्कोर टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की शर्त पूरी करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्कोर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। जिसको ना समझ में आए वो वीडियो एक बार देखना, दो बार देखना, पक्का समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कोई नहीं समझा सकता ऐसे इतनी आसान भाषा में। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।